ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले उस सैक्ड एम्प्लॉइज केस की रिव्यू के बारे में, जिसके बारे में शॉर्ट ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और डिटेल ऑर्डर जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। हम सब जानते हैं वो सैक्ड एम्प्लॉइज बिलखसूस जिनको 17 अगस्त की जजमेंट में फारग कर दिया गया था, जिसमें सैक्ड एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 जो था उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। और अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के बाद वो मुलाजमीन जिनको फ़ायदा हुआ था उस एक्ट का, वो मुलाजमत से घर चले गए थे। बहुत जद्दोजहद की मुलाजमीन ने। इस सारी जद्दोजहद का क्रेडिट मुलाजमीन को जाता है और उनको जाता है जो इस ठठर सी सर्दी में इस्लामाबाद में जो शहर दस्तूर पर जमे रहे और बैठे रहे और अपने हक के लिए बाहर निकले। यकीनन हक उसी को मिलता है जो अपने हक के लिए बाहर निकलता है और बाहर उठता है और आगे बढ़ता है। जो अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ता उसको हक नहीं मिलता। तो वापस आते हैं इस जजमेंट पे। जो शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर 4 मुश्तमिल है पैराग्राफ के ऊपर, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर जैसे ये है कि रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन खारिज की है, सबसे पहले तो इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये एम्प्लॉइज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि खारिज होने से मुराद ये नहीं है कि वो उनको रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ उनको मिला है। इस हद तक तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था जो कि एक्ट जो है सैक्ड एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 जो है वो अल्ट्रा वायरस है और वो अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। वो ख़ास एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा देने के लिए जो बनाया गया था वो उसी तरह रहेगा अल्ट्रा वायरस। लेकिन हम अंडर आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब क्लास जो 3 है उसकी 184 की, और जो 187 है आर्टिकल, उसके तहत जो है वो तमाम मुलाजमीन जो हैं जो 1/11/1996 से लेकर 12/10/1999 तक जो निकाले गए थे उनको हम रिस्टोर करते हैं, उनकी सर्विसेज को। जो इस अगर शॉर्ट ऑर्डर की अगर 3 कैटेगरी की जाए इस ऑर्डर की, तो वो कुछ इस तरह बनेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैरिफिकेशन और अपने नाजरीन की आसानी के लिए कि कैटेगरी 1 में वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो 1/11/1996 से लेकर 12/10/1999 तक इस अरसे के दौरान मुलाजमतों से फारग कर दिए गए थे, और वो तमाम वो एम्प्लॉइज़ थे जिनके लिए कोई शर्त नहीं थी कि वो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट पास करें, वो कोई महारत रखते हों, किसी ख़ास स्किल रखते हों, या उनके लिए किसी ख़ास तालीम की गुंजाइश रखी गई हो, वो उस पर पूरे उतरते हों। जैसे इसके आप ये कह सकते हैं कि जो लो कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कमैन में आते हैं, या जो ग्रेड 7 या इससे नीचे वाले एम्प्लॉइज़ में आते हैं नॉर्मली, वो जिसके लिए ख़ास किसी एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास किसी जो है वो इल्म की महारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस अरसे के दौरान जो हुए 1/11/1996 से 12/10/1999 के दरमियान, वो सारे बहाल कर दिए गए थे। इसी तरह उन्होंने स्पेसिफिक कहा नंबर 2 कि वो एम्प्लॉइज़ जिनकी लिए अपॉइंटमेंट के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत थी, ख़ास तजर्बे की ज़रूरत थी, ख़ास उसकी इल्म की ज़रूरत थी, ख़ास महारत की ज़रूरत थी, वो तमाम एम्प्लॉइज़ भी जो है वो बहाल कर दिए गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट के। आज के दिन से वो बहाल है और आज के दिन से उनको जो है वो तनख्वाहें मिलेंगी। ये तो 2 बातें हो गई जो क्लियर की सब पैराग्राफ में। जो तीसरी है वो ये है कि
साथ डायरेक्ट किया कि एनी इम्प्रूवमेंट्स इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑल द रिस्टोर्ड एम्प्लॉइज shall be granted strictly in accordance with the laws and rules applicable to their service or employment. In the absence thereof, regulations laid for this purpose by their respective employers. कि अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में हुई है, अगर फर्ज करें उनकी जो जब वो भर्ती हुए थे तो टर्म्स एंड कंडीशंस और थी, बाद में उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो बदल गई और वो और हो गई, तो उसको जो है वो उसी तरह कानून के मुताबिक देखा जाएगा। वो कानून से हटके नहीं है। फ़र्ज़ करें किसी को मराद ख़ास नहीं है, मराद अगर कानून प्रोवाइड करता है, रूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो मराद उसकी उसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। अगर वो मराद से हटके है तो फिर वो मराद जो है वो अथॉरिटी देखेगी। लेकिन ये जो चीज़ है कि वो बहाल तसव्वुर हो गए और वो बहाल हो गए हैं वो तमाम एम्प्लॉइज, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और इसी तरह अगर किसी एम्प्लॉइज़ की जो उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाद में तब्दीली कर दी गई, अगर किसी एम्प्लॉयर ने की, तो वो उसके मुताबिक उसको जो भी मरात है वो उसको देगा, लेकिन बहाल तसव्वुर किए जाएंगे। इस जो प्रिंसिपल है या ये जो बात है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसमें शायद वो इस हद तक कि जिनकी कोई जिनको कोई ख़ास प्रेफरेंस थी, फ़र्ज़ करें वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन वो प्रेफरेंस थी, वो ग्रेड 18 की फ़र्ज़ करें मरात वो ले रहा था और वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो उस सूरत में वो मरात जो है उसके बारे में वो अथॉरिटी देखेगी कि मरात जो है वो उसको कानून के मुताबिक मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो ये भी एक प्रोटेक्टेड टर्म्स हैं कि उनकी इसका मतलब यह हुआ सादा लफ्ज़ों में कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो प्रोटेक्ट कर दी गई हैं अंडर द लॉ। और ये लिखना इस वजह से भी ज़रूरी था कि चूँकि एक्ट को डेल्टा वारीज डिक्लेयर कर दिया और इस बिना के ऊपर अब वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस की प्रोटेक्शन है वो उस एक्ट से हट के देखी जाएंगी, जो कि इस जजमेंट की रोशनी में देखी जाएंगी। जो फोर्थ चीज़ है वो उन्होंने ये कहा कि जो हमने रिलीफ दिया है वो तमाम एम्प्लॉइज़ जिनको रिलीफ दिया गया है, जिनको बहाल किया गया है आज के दिन से, उनमें सिर्फ वो एम्प्लॉइज़ शामिल नहीं होंगे जिनको किसी मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर निकाला गया था, किसी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी की गैर हाजिरी की वजह से निकाला गया था, या करप्शन की वजह से निकाला गया था, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कोई एम्बेजलमेंट हुई उसकी वजह से निकाला गया था, और फिर या मेडिकली ग्राउंड के ऊपर वो अनफिट थे और इस बिना के ऊपर निकाला गया था, और उनका जो निकलना था मुलाजमत से उसको किसी अदालत ने सेट असाइड नहीं किया। यानी कि उनका जो निकलना मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी की बुनियाद के ऊपर, या उनको एम्बेजलमेंट ऑफ मनी की बुनियाद के ऊपर, या करप्शन की बुनियाद के ऊपर उनका इस तरह निकलना, किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसको कालिदम करार नहीं दिया, तो उस सूरत में उनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से दो चीज़ें सामने आती हैं कि अगर किसी की टर्मिनेशन हुई थी किसी मिसकंडक्ट के तहत, करप्शन के तहत, किसी चार्ज के ऊपर, और वो कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो भी बहाल हो गए और इस जजमेंट की रोशनी में बहाल तस्वर किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ वो एम्प्लॉइज जिनके केसेस पेंडिंग थे, किसी अदालत में पेंडिंग थे, और उस दौरान एक्ट आ गया, ये जो एक्ट है, और एक्ट आने के बाद उनके केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए, तो अब चूंकि वो मिसकंडक्ट के केसेस या करप्शन के केसेस वो पेंडिंग थे अदालत में, तो इस जजमेंट की रोशनी में वो एम्प्लॉइज जो है वो अपना दोबारा ग्रीवेंस लेके जा सकते हैं उस कोर्ट में जहाँ पे उनका केस पेंडिंग था मिसकंडक्ट, करप्शन या टर्मिनेशन की
ये जो बुनियाद के ऊपर जो इस में लिखा हुआ है। वैसे तो अभी डिटेल जजमेंट में आना है और हम उम्मीद करते हैं कि डिटेल जजमेंट में ये जो रोमन पैरा 4 की जो कन्फ्यूजन है ये दूर कर दी जाएगी, क्योंकि अगर इसकी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जहां ये लिखा हुआ है कि इफ सच टर्मिनेशन वाज नॉट सेट असाइड फाइनली बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर वो मिसकंडक्ट की बुनियाद पे, करप्शन की बुनियाद पर निकले हैं लेकिन उसकी टर्मिनेशन सेट असाइड नहीं हुई तो फिर उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर साथ ये भी आ जाए और डिटेल जजमेंट में हम तवक्को करेंगे कि वो तमाम एम्प्लॉय, ये तो होगी कि जिसकी सेट असाइड हो गई उसको तो रिलीफ मिलेगा, और जिसकी सेट असाइड नहीं हुई इसका मतलब ये है कि उसका केस पेंडिंग रहेगा। तो अगर उस हद तक इस शॉर्ट ऑर्डर में लकूना है कि वो जो मिसकंडक्ट, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और करप्शन की बुनियाद के ऊपर निकला है, तो उसको रेमेडी देना भी ज़रूरी है अंडर द लॉ। और उसकी रेमेडी यही होगी कि वो अपने जो मिसकंडक्ट है इस टर्मिनेशन को चैलेंज कर सकेगा। तो अगर ये लाइन भी साथ आ जाए कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनके केसेस उस वक्त जिन्होंने चैलेंज किया था अपनी टर्मिनेशन को, वो देयर केसेस शैल डीम टू बी पेंडिंग फ्रॉम वेयर दे वर डिस्पोज्ड ऑफ, जहाँ से वो डिस्पोज ऑफ हुए, तो फिर हम समझते हैं कि ये एक अच्छी जजमेंट है। और जो अंडर आर्टिकल 184 है, डेफिनेटली पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला था, और इस पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले के ऊपर एक ऑर्डर पास करे कि वो जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकरियों पर बहाल किया जाए। तो इस तरह वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जिनको किसी ख़ास उज़र की बुनियाद के ऊपर नहीं निकाला था बल्कि सिर्फ उस अरसे में निकाल दिया था, इकट्ठे ही निकल गए थे सारे, और वो फिर किसी बिलावजह निकाल दिया था, और वो तमाम के तमाम जो हैं वो बहाल तस्वर होंगे। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने